परमपिता बाबा की जय। श्री श्री आनंद मूर्ति जी के चरणों में समर्पित महाशंभूति बाबा, हमारे सभी दादा एवं दीदी को नमस्कार, स्वागत। AMPS स्ट्रक्चर क्रमांक 3 तीसरे पार्ट में हम चर्चा करेंगे। शतविप्र और पुरोधा की चर्चा करने के बाद यह पता चलता है कि जब कोई भी साधना कर 16 पॉइंट्स में प्रतिष्ठित होता है तो वह शतविप्र कहलाने का अधिकारी होता है और उसको मुक्ति प्रधान के चुनाव में अपने वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। हम लोगों को पता होना चाहिए कि मुक्ति प्रधान अपने डायोसिस और उपभुक्ति प्रमुख अपने ब्लॉक का होता है। मुक्ति प्रधान और उपभुक्ति प्रमुख अपने अपने डायोसिस या ब्लॉक के गृही मार्गियों के साथ अन्य नन मार्गियों का भी होता है। यदि आप चर्याचर प्रथम भाग के अध्याय 37 उपभुक्ति प्रमुख के कर्तव्य और उत्तरदायित्व को ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ज्ञात होगा कि उपभुक्ति प्रमुख पर अपने पूरे ब्लॉक के, चाहे वो आनंद मार्गी हो या आनंद मार्गी न हो, सबके वेलफेयर करने का उत्तरदायित्व है। यहाँ एक प्रश्न उठता है, जब उपभुक्ति प्रमुख का उत्तरदायित्व अपने ब्लॉक के सभी आनंद मार्गी और नन आनंद मार्गियों का है तो उनको उपभुक्ति प्रमुख या भुक्ति प्रधान के चुनाव में सभी को वोट देने का अधिकार क्यों नहीं मिल जाता? इसका उत्तर यही है कि AMPS संस्था की यात्रा आध्यात्मिकता यानी सद्विप्रों आध्यात्मिक वाहनों से ही शुरू होती है। आनंद मार्ग यानी AMPS संस्था का प्रथम धारणा है कि मानव समाज समूह, चाहे वह विलेज लेवल हो या ग्लोबल लेवल हो, उसका संचालन नैतिक वानों, आध्यात्मिक नैतिक वानों के हाथों में ही होना चाहिए। इसलिए AMPS के स्ट्रक्चर में चाहे वो गृही मार्गी यानी मुक्ति प्रधान स्ट्रक्चर, LFT स्ट्रक्चर, PKB स्ट्रक्चर, ACB स्ट्रक्चर, गृही तात्विक या आचार्य इत्यादि या WT वर्कर्स स्ट्रक्चर विलेज लेवल से ग्लोबल लेवल तक में जो भी संचालन करता हो वो सभी सद्विप्रों के हाथ में होना चाहिए। यही AMPS के स्ट्रक्चर की विशेषता है। यदि कोई भी सद्विप्र AMPS संस्था की गवर्निंग बॉडी, विधायिका सेंट्रल कमेटी, कार्यपालिका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, न्यायपालिका पुरोधा बोर्ड का सदस्य के रूप में अपनी निस्वार्थ भाव से सेवा देने के लिए समर्पित होना चाहते हैं तो उन सद्विप्रों को, चाहे वह गृही मार्गी हो या WT वर्कर्स, AMPS संस्था के सद्विप्र से पुरोधा बनने की संस्थागत प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक होगा। AMPS के पुरोधा होने के लिए क्या क्या मापदंड, जो सन 1993 से AMPS की सेंट्रल कमेटी ने सर्वसम्मति से पुरोधागण के मुख्य मापदंड नाम से रेजोल्यूशन पास किया गया है, इसका उनका पालन करना अति आवश्यक है। AMPS के स्ट्रक्चर की विशेषता है इसमें परिवारवाद, वंशवाद, क्षेत्रवाद, चाटुकारितावाद और चेलावाद इत्यादि का कोई स्थान मिल ही नहीं सकता। यदि स्ट्रक्चर में बैठे हुए व्यक्ति AMPS के संविधान चर्याचर के अनुसार अपना उत्तरदायित्व पूरा करते हैं। मैं आपको आजकल की तथाकथित राजनीति का उदाहरण देना चाहता हूं कि एक राजनीतिक नेता जो राज्य के मुख्यमंत्री थे, जो एक स्कैंडल में उनको सजा हो रही थी, तो उन्होंने अपनी जगह अपनी अनपढ़ धर्मपत्नी जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया था। इस प्रकार की घटना AMPS के स्ट्रक्चर में करना तो दूर की बात है, कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि AMPS के स्ट्रक्चर में आने से पहले उसको सद्विप्र बनना होता है, यानी साधना सीखकर 16 पॉइंट्स में प्रतिष्ठित होना होता है। कोई भी संस्था अपने स्ट्रक्चर में अपने सदस्यों की एवं विभिन्न लेवल के सुपरवाइजरी अधिकारियों और हाईएस्ट लेवल संचालकों की योग्यता निर्धारित करती है और हाईएस्ट लेवल की पोस्ट या पद पर पहुंचने के 2 तरीके की सुविधा प्रदान करती है, जिसका निम्नलिखित उदाहरण देकर बताने की कोशिश करता हूं। हमारे देश की सरकार में वैसे तो कई विभाग हैं, उन्हीं विभागों में से एक विभाग पुलिस का भी है। पहला, पुलिस सिपाहियों की भर्ती होती है। उसकी एक शैक्षणिक योग्यता और शारीरिक योग्यता होती है, इसमें नैतिकवान होना जरूरी नहीं है। दूसरा, कांस्टेबल की डायरेक्ट भर्ती होती है। इसमें सिपाही में भर्ती होने शैक्षणिक योग्यता से ज़्यादा शैक्षणिक योग्यता होती है, और शारीरिक योग्यता भी होती है। इसमें नैतिकवान होना भी जरूरी नहीं है, इसमें भी नैतिकवान होना जरूरी है। लेकिन सिपाही भी विभागीय तरीके से कांस्टेबल की पद पर आसीन हो सकता है। तीसरा, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी SP की भर्ती भी डायरेक्ट होती है। कांस्टेबल की शैक्षणिक योग्यता से ज़्यादा शैक्षणिक योग्यता होती है और कांस्टेबल भी विभागीय उन्नति कर उपरोक्त पद की प्राप्ति कर सकता है। इसमें भी नैतिकवान होना भी जरूरी नहीं है। चौथा, पुलिस में हायर लेवल संचालक
यानी एएसपी या एसपी के पद पर जो राज्य के डीजी के पद पर पहुंचता है, उसके लिए यूपीएससी की परीक्षा पास करनी होती है। इसमें नैतिकवान होना भी जरूरी नहीं है, लेकिन एएसपी और एसपी के पद पर विभागीय उन्नति होती है। एएमपीएस के स्ट्रक्चर को छोड़कर अन्य विभागों में आध्यात्मिक नैतिकवान न होने के कारण किसी भी पद या पोस्ट की भर्ती में भ्रष्टाचार की संभावना अधिकतर होती है। यह उपरोक्त पुलिस विभाग का उदाहरण है। लगभग देश की सरकार के हर विभाग का तरीका या सिद्धांत एक सा ही होता है। यदि हम एएमपीएस के स्ट्रक्चर और किसी भी सरकार या संस्था के साथ तुलना करें तो पता चलता है कि एएमपीएस स्ट्रक्चर में प्रथम चरण से ही सद्विप्र अर्थात आध्यात्मिक नैतिकवान होना जरूरी है। यदि कोई साधना सीखने के बाद भी कोई 16 पॉइंट में प्रतिष्ठित नहीं होता तो चर्याचर प्रथम भाग अध्याय 34 भुक्ति प्रधान के अनुसार उसको भी भुक्ति प्रधान के पद के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं मिलता, जबकि दूसरी संस्थाओं या विभागों में अधिकतर सभी जगह आध्यात्मिक नैतिकता से कोई सरोकार नहीं होता। इसलिए एएमपीएस स्ट्रक्चर के संविधान चर्याचर का 100% पालन करने में कोई भी उपरोक्त अनियमितता आने का संभावना शून्य के बराबर की जाती है कि होती है। एएमपीएस के स्ट्रक्चर में एएमपीएस के फाउंडर मेंबर श्री पीआर सरकार बाबा यानी श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने चर्याचर प्रथम भाग के अनुसार गृह मार्गियों और डब्ल्यूटी वर्कर्स का दोनों के स्ट्रक्चर का प्रावधान दिया है, अर्थात एएमपीएस के स्ट्रक्चर का संचालन दोनों ही गृह मार्गी और डब्ल्यूटी वर्कर्स के द्वारा होना चाहिए। चर्याचर प्रथम भाग अध्याय 39 तुम लोगों की विभिन्न संस्थाएं के अंतर्गत केंद्रीय समिति, भुक्ति समिति, ग्राम समिति, राज्य समिति, कार्यकारिणी समिति का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि केंद्रीय समिति यानी सेंट्रल कमेटी, केंद्रीय कार्यकारिणी समिति यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव समिति के सदस्य अलग अलग होना चाहिए। जो सेंट्रल कमेटी यानी विधायिका का सदस्य है उनको केंद्रीय कार्यकारिणी समिति यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदस्य नहीं होना चाहिए, और जो केंद्रीय कार्यकारिणी समिति यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदस्य है उनको सेंट्रल कमेटी यानी विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। और जो एएमपीएस के स्ट्रक्चर में न्यायपालिका यानी विभिन्न बोर्ड हैं, जैसे तात्विक बोर्ड, आचार्य बोर्ड, अवधूत बोर्ड और पुरोधा बोर्ड के सदस्य होते हैं, उनको न तो सेंट्रल कमेटी यानी विधायिका और न ही केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदस्य होना चाहिए। यदि संस्था में नियम बनाने वाले और नियम को पालन करवाने वाले और न्याय देने की पावर किसी एक ग्रुप के पास रहेगी तो संस्था में तानाशाही और भ्रष्टाचार होने की संभावना होती है, और यदि और अति लिमिट से ज़्यादा होने से संस्था के संविधान का उल्लंघन एवं संस्था का विभाजन होने की आशंका रहती है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्रमशः जारी करते हैं हम अगले पार्ट में इसको प्रस्तुति आचार्य मंत्र चेतनानंद अवधूत।